Hello students, my name is Kumar, assistant professor in chemistry at गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम 5th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, इसके सबसे पहले हमें इसके जो महत्व है, इसके जो उद्देश्य हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पहले हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है बेटा। 3 तरह की रिएक्शन पाई जाती है हमारी केमिस्ट्री में, या कहीं पे भी एक तरीके से, कि फास्ट रिएक्शन, जिनमें से पहली होती है फास्ट रिएक्शन विच प्रोसीड एट वेरी फास्ट स्पीड एंड इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ सच रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि वो बहुत तेज़ी से संपन्न हो जाती हैं और प्रैक्टिकली उनकी स्पीड को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है ना। ऐसे ही कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ ऐसे रिएक्शन के, जैसे कि एसिड और बेस को मिलाते हैं हम, NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी बेटा, और NaCl प्लस H2O फटाफट बन जाएगा, NaCl प्लस H2O वो बन जाएगा। इसी तरह से ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, वो भी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, फटाफट हो जाती हैं। एंड इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि एक्सप्लोजिव रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन, द रेट्स ऑफ सच रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्पेशल मेथड्स। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन विद हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस, वो भी बहुत फास्ट गति से संपन्न हो जाती है। तो पहली जो टाइप हमने पढ़ा फास्ट रिएक्शन का। दूसरा है बेटा एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। ठीक है, यानी कि बहुत ही धीमे वेग से संपन्न होती है, बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है, विच प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड एंड स्पीड इज सो स्लो दैट इट नॉट पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ सच रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन पर जंग लगने की प्रक्रिया है, अगर हम जब किसी भी आयरन को लोहे के टुकड़े को हम बाहर छोड़ देते हैं, तो बेटा उस पर एकदम से जंग नहीं लग जाता, पहले धीरे 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 वो अपना रंग खोता है, यानी कि वो काला पड़ता जाता है। एंड देन फिर उस पर वो प्रोसेस चालू होती है रस्टिंग ऑफ आयरन की, उस पर जंग लगने की, है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है बेटा, और उसी को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि फास्ट रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उसका रेट कैसे मेजर कर पाएंगे। स्लो रिएक्शन, उसका रेट कैसे, वो टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। अब जो ये होती हैं मध्यवर्ती, एक मिडिल पाथ है ये रिएक्शंस का, रिएक्शन विच प्रोसीड ए मिजरेबल स्पीड, दीज रिएक्शन आर यूटिलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बेटा, और इन्हीं को ही इस पार्ट में हम पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, सेफोनिफिकेशन ऑफ एथिल एसीटेट हो गया, इस तरीके की रिएक्शन जो भी आती है ना, उनको हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस में लिखते हैं, जहाँ पर हम उनकी स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन इन मैनीफोल्ड, बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस होती है बेटा। It provide very important information on how chemical reaction occur and what is their mechanism. ठीक है, the knowledge of rate of reaction is very valuable for success of an industrial process where it is imperative to second optimum condition of the reactions involved when these reaction proceed are at a rate so as to given maximum yield। यानी कि बेटा बहुत ज़्यादा उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है इन चीज़ों से। तो हम किस तरह से उस रिएक्शन को प्रोसीड कराएं, वो रिएक्शन इस तरह से हो कि हमें जो मैक्सिमम यील्ड प्राप्त हो उसमें, प्रोडक्ट में, इस तरीके से। अब बेटा ये केमिकल काइनेटिक्स का नाम आपने सुन लिया। अब केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। ध्यान दे, स्टडी ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये ROR, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेट ऑफ ए रिएक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन, लाइक, अब देखो बेटा, देखना, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को ही बड़े रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स यही है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किन किन पर डिपेंड करती है, वो चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ।
chemical kinetics is the study of rate of a reaction under different conditions like different concentration. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हो गया बेटा दाब, प्रेशर पर। तीसरा हो गया आपके टेम्परेचर पर। चौथा हो गया आपके कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट पे क्यों डिपेंड करेगी? क्योंकि बेटा ये अल्टरनेटिव पाथ उपलब्ध करा देता है, ये एक अल्टरनेटिव पाथ उपलब्ध करा देता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। टेम्परेचर क्या करता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है रिएक्टेंट्स की, तो वो तेजी से कोलिजन होगा उनमें और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन या पीएच, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम, फ्री रेडियल जो स्कैवेंजर्स होते हैं, न्यूट्रल साल्ट, ये सब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या किस तरह से हम इसे पढ़ें। एक तो सबसे पहले इसकी परिभाषा होती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है ये जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और वेगो रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा ये हो गया वेग यानी कि ROR, तथा वेगों को प्रभावित करने वाले कारकों, जो कि मैंने बताया आपको, टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपकी कंसंट्रेशन हो गई, आपकी जो कैटलिस्ट हो गया, पीएच हो गई, ये सारे वेगों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तथा अभिक्रियाओं के क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। यही क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया वेगों पर ताप, सांद्रता आदि के प्रभावों की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों, ठीक है बेटा, आदि की व्याख्या उत्प्रेरकों के प्रभाव, माध्यम के, वही जो मैंने बोला, माध्यम के पीएच, हम जो भी मीडियम ले रहे हैं उसकी पीएच क्या है, प्रकाश, जैसे बेटा आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो भी आ रही है वहाँ से अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज से जब उस पर गिरती है तो रिएक्शन होती है फूड प्रोसेसिंग की, फूड बनाने की पेड़ों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश का प्रभाव भी रिएक्शन पर पड़ता है। अब यहाँ पर देखना है हमें अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया के वेग को किस तरह से डिफाइन करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ, देखना, समय के साथ क्रियाकारक व उत्पाद सांद्रताओं में परिवर्तन की दर क्या है बेटा? उत्पाद क्रियाकारक और उत्पाद सांद्रताओं में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग में परिभाषित, उसको ही किसके रूप में परिभाषित करते हैं? ये जो समय के साथ क्रियाकारक वो उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन की दर ही अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अब यहाँ पर देखो अभिक्रिया का वेग क्या है? क्रियाकारक अपॉन ऑब्लिक उत्पाद की सांद्रता तथा सांद्रता में परिवर्तन होने में लगा समय, ये वाला है। ठीक है, यदि अभिक्रिया डेल्टी टाइम के लिए यानी कि छोटे से अंतराल में संपन्न हो रही है तो अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद सांद्रता में परिवर्तन मान लीजिए हमने डेल सी मान लिया, तो औसत वेग क्या हो जाएगा? डेल सी अपॉन डेल टी, क्या हो जाएगा? डेल सी अपॉन डेल टी प्लस माइनस, जहाँ नेगेटिव चिन्ह क्रियाकारक सांद्रता में कमी, क्या दिखाता है नेगेटिव चिन्ह? जहाँ क्रियाकारक सांद्रता में कमी तथा पॉजिटिव चिन्ह उत्पाद सांद्रता में वृद्धि को बताता है। ये देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसमें ये यहाँ पर निकल गया और ये यहाँ पर निकल गया, तो ये तो रिएक्टेंट है, ये यहाँ से रिएक्टेंट किसमें इसकी मात्रा कम होती जा रही है और ये प्रारंभ में प्रोडक्ट बहुत कम था और ये बढ़ता जा रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ क्रियाकारक सांद्रता में निरंतर कमी आती है। किसमें कमी आती है बच्चों? क्रियाकारक सांद्रता में। ये देखो यहाँ से कमी आ रही है, ये देखो बेटा, ये यहाँ पर पहले था, यहाँ पे अभी यहाँ से लगातार कम होता जा रहा है ना। क्रियाकारक सांद्रता में निरंतर कमी आती है, इसलिए अभिक्रिया वेग में भी निरंतर कमी आती है। ठीक है बच्चों, अतः अभिक्रिया के दौरान किसी विशिष्ट समय पर प्रक्षिप्त अभिक्रिया वेग को संगत ताक्षणिक वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब वो ताक्षणिक वेग क्या हो गया बेटा? वो डेल को हटा के डी सी अपॉन डी टी, ये हमारा
ताक्षणिक वेग आ गया। ठीक है, किसी अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक सांद्रता ना समय वक्र पर हमने जो है ना क्रियाकारक सांद्रता और जो सी कंसंट्रेशन और टाइम वक्र पर हम खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल संगत ताक्षणिक वेग का मान देता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ देखें अपन कि ये और ये आपका आ गया, ये यहाँ से ये कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो रही है रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर यहाँ पर हम जो ये मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर आपके ये बन गया और यहाँ पर आपसे ये निकल गया। तो ये जो यहाँ पर जो होगा ना ढाल, यही क्या कहलाएगा बेटा, ये ताक्षणिक वेग इसका कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? ताक्षणिक वेग। स्पर्श रेखा का ढाल संगत ताक्षणिक वेग का मान देता है। किसका मान देता है? ताक्षणिक वेग का मान देता है। अब प्रारंभिक वेग क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आरंभ में प्रक्षिप्त किया गया अधिकतम संभव वेग, आरंभ में प्रक्षिप्त किया गया अधिकतम संभव वेग, यानी कि जिस पॉइंट पे अभिक्रिया का वेग सर्वाधिक हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम संभव वेग अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। किसी अभिक्रिया के लिए t बराबर 0 समय पर प्राप्त किया गया ताक्षणिक वेग ही प्रारंभिक वेग कहलाता है। अब प्रारंभिक वेग क्या है? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, ये आपका क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, इसका स्लोप आ रहा है और स्लोप ही माइनस डी सी बाई डी टी है, ये अपना हो जाएगा इसमें। अब अभिक्रिया वेग का प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया वेग का प्रदर्शन किस तरह? किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न क्रियाकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दरों के संगत स्टोइकियोमेट्री क्या होती है बेटा, वो भी पढ़ेंगे अपन। स्टोइकियोमेट्री गुणांक, यानी कि बेटा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कितनी मात्रा में, कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, तो उसी को हम स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे विभाजित करने पर अभिक्रिया वेग प्राप्त होता है। 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी वो गिव्स 3 मोल ऑफ सी, यानी कि ए का 1 मोल, बी का 2 मोल, हमें उन दोनों के मिलाने से हमें क्या मिल रहा है बेटा? 3 मोल हमें क्या मिल रहे हैं? सी। अब ऐसे मैं समझाऊँ आपको नॉर्मली कि 1 मोल यानी कि 2 मोल हमने वाटर ले लिया, 1 मोल हमने ये ले लिया, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1 मोल हमने शुगर ले ली और उससे हमें शरबत 3 मोल के बराबर प्राप्त हो रहा है। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। अब अभिक्रिया का वेग किस तरह से डिफाइन होगा? अब ये माइनस का चिन्ह इसलिए लगाते हैं बेटा कि ये घट रहा है, ठीक है ना, ये घट रहा है, तो माइनस डी सी यानी ए, डी सी ए, यानी कि डी सी ए का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, यानी कि टाइम कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी कमी उसमें हो रही है। इसी तरह से माइनस हाफ डी सी बी अपॉन डी टी, ये भी माइनस में आएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है a प्लस 2b गिव्स 3c, तो 1/3, अब यहाँ पर माइनस नहीं आया बेटा, प्लस आया यहाँ पे, प्लस का 1/3 डी सी अपॉन डी टी, और यही इसका वेग है जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है जिसका। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पर आपके लिए असाइनमेंट है एक, इसको आप ज़रूर करें, है ना बेटा। पहले हमें वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी से ही आपको ये करना है, असाइनमेंट है ये आपके लिए, इसको ज़रूर करें। कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में बेटा, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको करें, बिना देखे करें, ठीक है बेटा। अब अभिक्रिया वेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो मैंने बताया था बेटा सांद्रता। सांद्रता क्या होती है बेटा? वही a प्लस 2b इक्वल्स टू 3c, यानी कि क्या दिया उसने, a का 1 मोल, b का 2 मोल, तो ये 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, ये क्या है? ये सांद्रता है, ठीक है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग क्रियाकारक सांद्रताओं के समानुपाती
होता है। अतः अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया में उच्च क्रियाकारक सांद्रताएं ली जाएं तो अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब टेम्परेचर, दूसरा हो गया बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रियाएं क्रियाकारकों अणुओं के मध्य टक्करों के माध्यम से संपन्न होती है। किससे संपन्न होती है? क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर जब होती है तभी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसलिए अभिक्रिया मिश्रण के ताप में वृद्धि करने पर अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल से वृद्धि हो जाती है। इसलिए वेग में भी वृद्धि हमें प्रक्षित होती है। अतः उच्च तापों पर अभिक्रियाएं तीव्र वेगों से संपन्न हो जाती है, बिल्कुल सही है। अब बेटा इसका एक इंटरनल जो मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रखा है आपको, ये ध्यान दें कि काइनेटिक एनर्जी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब किसी भी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो पावर ज़्यादा हो गई, मतलब एक तरीके से सोचें तो वो उसका वेलोसिटी अपने आप ही, उसकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से बेटा कोलिजन बढ़ जाता है। इसी तरह से दाब हो गया, ठोस व द्रव अवस्था में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं दाब से अप्रभावित रहती है, किंतु गैसों के लिए दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। इसलिए गैसीय स्टेट में बेटा मैंने पढ़ा था आपको 3 लो, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, पी वी बराबर NRT, तो ये सारे बेटा ये गैसियस, देखो यहाँ पर आ गया वो इंटरलिंक करो उस चीज़ को कि किंतु गैसों के लिए दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही बात है ना। इसलिए गैसीय अभिक्रियाएं उच्च दाबों पर तीव्र वेग से संपन्न होती है। N2+3H2 हैबर प्रोसेस होता है ना बेटा फेरस और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, तो ये क्या दे रहा है? ट्वाइस NH3, यानी कि अमोनिया यहाँ से बन रहा है। ठीक है बेटा। एक उत्प्रेरक का प्रभाव, कैटलिस्ट का प्रभाव, इस पे क्या होता है? वे पदार्थ जिन्हें अल्प मात्रा में अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वे अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं, किंतु परिणामी रूप से स्वयं अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा उनका यह गुण ही उत्प्रेरण कहलाता है। वे पदार्थ जिन्हें अल्प मात्रा में अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वे अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? परिवर्तित, है ना, किंतु परिणामी रूप से स्वयं अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा उनका यह गुण उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है बेटा। ट्वाइस KClO3 MnO2 की उपस्थिति में 3 O2, 3 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल बन गए, 3 मोल, और 2 मोल KCl हमारे पास बन गया। ठीक है बच्चों। अब मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपने समझी होगी अच्छे से। आप जब कल की क्लास अपन पढ़ेंगे बेटा तो उसके लिए आप ये रिवाइज करके जरूर आएँ। ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।